हेलो फ्रेंड, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी जेसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 10th। सब्जेक्ट जो है साइंस विज्ञान है और चैप्टर का नाम है ऊर्जा के स्रोत। इसके चैप्टर नंबर ये 14 है। इसके क्वेश्चन आंसर को हम करवाएंगे। इसमें पहला क्वेश्चन जो है कि ऊर्जा का उत्तम स्रोत किसे कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा कि ऊर्जा का उत्तम स्रोत जो है वह होता है कि प्रति एकांक आयतन तथा प्रति एकांक द्रव्यमान कार्य करे। दूसरा होता है कि ये जो है आसानी से उपलब्ध हो, मतलब आसानी से हम लोग को मिलना चाहिए। तीसरा है भंडारण तथा परिवहन में आसान हो, मतलब कहीं भी सुरक्षित रख सके और लाने या फिर लाने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चौथा क्या होना चाहिए, वो सस्ता होना चाहिए। और पांचवा जो है जलने पर प्रदूषण ना फैलाए, या अगर फैलाए भी तो कम फैलाए। अगला क्वेश्चन है यहाँ सेकेंड नंबर कि उत्तम ईंधन किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है कि उत्तम ईंधन में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। पहला क्या है कि दहन के बाद प्रति एकांक द्रव्यमान से अधिक ऊष्मा मुक्त हो। दूसरा, यह आसानी से सस्ती दर पर उपलब्ध हो। तीसरा है जलने पर अत्यधिक धुआं उत्पन्न न करें। और चौथा है कि इसका ज्वलन ताप उपयुक्त हो तथा ऊष्मीय मान अधिक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि आप अपने भोजन को गर्म करने के लिए किसी भी ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे और क्यों। तो इसका आंसर होगा कि हम एलपीजी गैस या विद्युतीय उपकरण का उपयोग करेंगे। इसका मतलब विद्युत एलपीजी गैस जो अभी हम लोग घर में गैस खाना बनाते हैं, या फिर विद्युतीय उपकरण का मतलब है इंडक्शन। इसमें है कि पहला पॉइंट है कि इससे अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। दूसरा, यहाँ पे इसके दहन से धुआं नहीं निकलता है। तीसरा, यह आसानी से उपलब्ध है तथा इसका उपयोग सुगमतापूर्वक किसी भी समय किया जा सकता है। चौथा, यह सस्ता है और इसका भंडारण तथा परिवहन से आसानी से किया जा सकता है। पांचवा है इसमें वांछित ऊर्जा आवश्यकता अनुसार प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे जीवाश्मी ईंधन की क्या हानियाँ हैं। तो पहला यहाँ पे है जीवाश्मी, इसका उत्तर है जीवाश्मी ईंधन की निम्नलिखित हानियाँ हैं। इसमें से पहला है कि जीवाश्मी ईंधन को बनने में करोड़ों वर्ष लगते तथा इनके भंडारण सीमित है। जैसे कोयला का, उसको बनने में लगभग करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। दूसरा, यहाँ पे जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत है, मतलब इसको अगर एक बार ख़त्म हो जाता है तो फिर इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। तीसरा है जीवाश्मी ईंधन जलाने से वायु प्रदूषण होता है। और चौथा है यहाँ पे वायु में कार्बन की मात्रा बढ़ने के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं। तो इसका आंसर है कि हम जानते हैं कि जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत है, अतः इन्हें बचाने की आवश्यकता है। पृथ्वी के अंदर कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि सीमित मात्रा में मौजूद है। यदि हम इसका प्रयोग इसी प्रकार करते रहें तो शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। अतः हमें ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान देना चाहिए। अगला है यहाँ क्वेश्चन कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण अथवा समतल दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त है। तो इसका आंसर होगा कि सौर कुकर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त दर्पण अवतल दर्पण है, क्योंकि यह भी एक अभिसारी दर्पण है जो सूर्य की किरणों को एक बिंदु पर फोकसित करता है, जिसके कारण शीघ्र ही इसका ताप और बढ़ जाता है। मतलब ये क्या करता है, प्रकाश को एक जगह केंद्र पे गर्म करता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि महासागरों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा की क्या सीमाएं हैं। तो इसका आंसर होगा कि महासागरों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा की निम्न सीमाएं हैं। पहला यहाँ पे कि तरंग ऊर्जा के व्यापारिक उपयोग के लिए तरंगों का अत्यंत प्रबल होना आवश्यक है। दूसरा है यहाँ ज्वार भाटे के समय जल के स्तर चढ़ने तथा गिराने से ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त होती है। बांध के द्वार पर स्थित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं, परंतु ये बांध केवल कुछ ही क्षेत्र में सफल हैं।
तीसरा यहाँ पे है कि ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण की लागत बहुत अधिक होती है तथा ऊर्जा का उत्पादन कम होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूतापीय ऊर्जा क्या है। तो इसका उत्तर होगा कि जब भूमिगत जल तप्त स्थलों के संपर्क में आता है तो भाप उत्पन्न होती है। जब यह भाप चट्टानों के बीच फंस जाती है तो इसका दाब बढ़ जाता है। उच्च दाब पर यह भाप पाइपों द्वारा निकाल ली जाती है और यह भाप विद्युत जनरेटरों को टरबाइन को घुमाती है तथा विद्युत उत्पन्न की जाती है। इन तप्त स्थलों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। इसके बाद है नाभिकीय ऊर्जा का क्या महत्व है। नाभिकीय, इसका आंसर होगा कि नाभिकीय ऊर्जा से उत्पन्न ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। इस ऊर्जा का उपयोग भाप बनाकर विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि क्या कोई ऊर्जा स्रोत प्रदूषण मुक्त हो सकता है, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो इसका आंसर जो होगा, आंसर होगा कि नहीं, ऐसा कोई ऊर्जा का स्रोत नहीं है जो प्रदूषण मुक्त हो। सौर सेल हालांकि प्रदूषण मुक्त है परंतु उस मुक्ति को जुटाने में पर्यावरण क्षतिग्रस्त हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि रॉकेट ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग किया जा रहा है। क्या आप इसे सीएनजी की तुलना से अधिक स्वच्छ ईंधन मानते हैं, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो इसका आंसर होगा कि हाइड्रोजन एक स्वच्छ ईंधन है क्योंकि CO2 उत्पन्न नहीं करता है बल्कि यह दहन होने पर जल उत्पन्न करता है, अतः प्रदूषण नहीं फैलाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि ऐसे दो ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखे जिन्हें आप नवीकरणीय मानते हैं, अपने चयन के लिए तर्क दीजिए। तो इसमें से पहला जो होगा पवन ऊर्जा होगा, दूसरा होगा जल विद्युत ऊर्जा। पवन ऊर्जा में जो पहला पॉइंट होगा, पवनों से ऊर्जा उन्हीं जगहों पर पाई जाती है जहां वर्षा के समय तेज गति से पवनें चलती हैं। दूसरा है टरबाइनों की गति के लिए पवनों की न्यूनतम चाल 15 किलोमीटर पर आवर से अधिक होनी ऊर्जा चाहिए। मतलब 15 किलोमीटर पर गति से कम हवा अगर चलेगी तो हम लोग बिजली उत्पन्न कर सकते हैं टरबाइन के द्वारा। तीसरा है इसके उपयोग के लिए सचायक सेलों की भी सुविधा होनी चाहिए। मतलब बैटरी होना चाहिए जिससे हम लोग ऊर्जा को संरक्षित कर सकें। जल विद्युत ऊर्जा क्या है। तो इसमें आएगा पहला पॉइंट, ये भी ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत है क्योंकि ये कभी ख़त्म नहीं होगा। दूसरा है यहाँ जल विद्युत जल से उत्पन्न होती है। तीसरा है यहाँ इसकी लागत कुछ सीमा तक महंगी है। इसके बाद यहाँ क्वेश्चन है कि ऐसे दो ऊर्जा का स्रोत नाम लिखिए जिन्हें आप समाप्त मानते हैं, अपने चयन के लिए तर्क दीजिए। तो यहाँ पे पहला जो होगा कोयला और एवं पेट्रोलियम के वे स्रोत हैं जो समाप्त योग्य हैं। इनके भंडारण प्रकृति में सीमित है एवं एक न एक दिन अवश्य समाप्त हो जाएंगे। इन ईंधन को निर्मित होने में करोड़ों वर्ष का समय लगा, अतः इन्हें पुनः निर्मित करना असंभव है। इसके बाद यहाँ पे अभ्यास में क्वेश्चन है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापत का उपयोग किस दिन कर सकते हैं। तो पहला धूप वाले दिन, दूसरा है बादलों वाले दिन, तीसरा यहाँ गर्म दिन, तो चौथा है पवनों वाले दिन। इसका आंसर जो होगा बी नंबर होगा, बादलों वाले दिन, क्योंकि बादलों वाले दिन सौर विकिरण की उपलब्धता सीमित होगी तथा सौर ऊर्जा तापन कार्य नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा का जो उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है।
तो इसका यहाँ भूतापीय ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, नाभिकीय ऊर्जा है, जैव मात्रा है। इसका भी आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर नाभिकीय ऊर्जा होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि ऊर्जा स्रोत के रूप में जीवाश्मी ईंधन तथा सूर्य की तुलना कीजिए और उनके अंतर लिखिए। तो यहाँ पे है जीवाश्मी ईंधन, ये जो है समाप्त योग्य है, समाप्त हो सकते हैं। दूसरा ये ऊर्जा के महंगे स्रोत हैं। तीसरा ये ग्रीन हाउस को भी प्रभावित करते हैं। उसके बाद यहाँ सूर्य, सूर्य जो है यह समापन योग है, कभी खत्म नहीं होगा। ये ऊर्जा के सस्ते स्रोत भी हैं। और तीसरा जो है यह उपकरण स्वच्छ ऊर्जा के स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन है जैव मात्रा तथा ऊर्जा स्रोत के रूप में जल वैद्युत की तुलना कीजिए तथा उनमें अंतर लिखिए। पहले यहाँ जैव मात्रा, जैव मात्रा में ये ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत है। दूसरा इनकी लागत ज़्यादा नहीं है। तीसरा बायोगैस की उत्पत्ति के करके है। जल विद्युत में आएगा, ये भी ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत है। दूसरा जल विद्युत जल से उत्पन्न होती है। तीसरा इसकी लागत कुछ सीमा तक महंगी है। इसके बाद यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित में से ऊर्जा निष्कर्षित करने की सीमाएं लिखिए। तो पहला है पवने, तरंगे और ज्वार भाटा। तो पहले इसका आंसर पवन का देते हैं कि पवनों से ऊर्जा उन्हीं जगहों पर पाई जाती है जहां वर्षा के समय तेज हवा से पवनें चलती हो। दूसरा यहाँ पे है पॉइंट, टरबाइनों की गति के लिए पवनों की न्यूनतम 15 किलोमीटर पर आवर से अधिक होनी चाहिए। पीछे भी इसका आंसर दिया हुआ था। तीसरा इनके उपयोग के लिए संचाय सेलों की भी अवश्य सुविधा होनी चाहिए। तरंगे जो है, तरंगों से उत्पन्न ऊर्जा को समाप्त करने के लिए तरंगों का प्रबल होना आवश्यक है। दूसरा है इसका उपयोग करते समय एक समान विद्युत शक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती है। तीसरा इनके लिए आवश्यक उपकरण महंगे हैं। ज्वार भाटा जो है, इनका पहला पॉइंट, इस तरह की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए बांध का निर्माण करना आवश्यक है। दूसरा है ज्वार भाटा से उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग सीमित है। तीसरा है इसके निर्माण के लिए जमीन की लागत अधिक है। क्वेश्चन 7 है यहाँ पे ऊर्जा स्रोत का वर्गीकरण निम्नलिखित वर्गों में से किस आधार पर करेंगे। पहला है यहाँ नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय। इसके बाद यहाँ पे है सामान्य, समाप्त तथा अक्षय या ए या बी के विकल्प समान हैं। तो इसका आंसर होगा कि नवीकरणीय ऊर्जा वे ऊर्जा होती है जिनका उपयोग हम लंबे समय तक असीमित रूप से कर सकते हैं। इसका भंडारण अक्षय रहता है जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। अनवीकरणीय ऊर्जा वे ऊर्जा होती है जिनका उपयोग यदि हम एक बार कर लेते हैं तो उनकी पुनः प्राप्ति नहीं की जा सकती है। इनका भंडारण समाप्त रहता है जैसे जीवाश्म ईंधन, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस। बी नंबर यहाँ दिया हुआ ए और बी के विकल्प समान है क्योंकि अनवीकरणीय ऊर्जा अक्षय है परंतु अनवीकरणीय ऊर्जा समाप्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा के आदर्श स्रोत में से क्या गुण होते हैं। तो इसका आंसर होगा कि ऊर्जा के आदर्श स्रोत के गुण हैं, पहला सरलता से प्राप्त हो सके, दूसरा सस्ता भी होना चाहिए और तीसरा यह एक आयतन एवं द्रव्यमान अधिक कार्य करे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है सौर कुकर का प्रयोग करने के क्या लाभ या हानियां हैं। क्या इस ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां पे सौर कुकरों को की सीमित उपयोगिता है। तो इसका आंसर होगा कि सौर कुकर का प्रयोग करने के लाभ, पहला यहाँ पे इसका लाभ है कि यह उपकरण सस्ता है। दूसरा इसका उपयोग करने से प्रदूषण नहीं होता है। तीसरा इनमें कोई गतिमान ऊर्जा नहीं होता। इसके बाद सौर कुकर की हानियाँ, तो ये इसकी हानियाँ, पहला हानियाँ है कि ये उपकरण केवल सूर्य के प्रकाश से ही इसका उपयोग किया जा सकता है, मतलब अगर दिन में तो कर लेंगे, रात में नहीं कर सकते हैं। दूसरा यह भोजन पकाने में या मतलब अधिक समय लेता है।
हाँ, ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जहाँ सौर सेल महंगे होते हैं, जहाँ सौर कुकरों की सीमित उपयोगिता है। उदाहरण के लिए अधिक बरसात वाले क्षेत्र और पहाड़ी वाले क्षेत्र में। लास्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा की बढ़ती मांग के पर्यावरणीय परिणाम क्या हैं? ऊर्जा की खपत को कम करने के उपाय लिखें। तो इसका आंसर होगा कि आज का युग मशीनी युग हो गया है। आज की जनसंख्या जीवाश्म ईंधन पर्यावरण को प्रदूषण करने के लिए उपयोग करती है। सौर सेलों को उपयोग करने से पर्यावरण संभव है, अनेक प्रकार की बीमारियां बढ़ रही है। ऊर्जा की खपत को कम करने के उपाय निम्न हैं। इसका पहला उपाय कि कोयला जीवाश्म ईंधन का कम से कम उपयोग। दूसरा है मशीनों पर निर्भर न रहकर स्वयं पर निर्भर रहना। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।